हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो आपातकालीन उपबंध दिए हुए हैं, मतलब पार्ट 18 में जो आर्टिकल 352 से 360 तक जो इमरजेंसी प्रोविजंस दिए हुए हैं उनके बारे में देखेंगे। ये इमरजेंसी प्रोविजंस बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किए जा सकते हैं। एक नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इमरजेंसी के दौरान भारत के पॉलिटिकल सिस्टम का जो संघीय ढांचा मतलब फेडरल सिस्टम है वो यूनिटरी सिस्टम मतलब एकात्मक स्वरूप में बदल जाता है बिना किसी फॉर्मल अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब बिना किसी संविधान संशोधन के। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑल पावरफुल हो जाती है और सेंटर के हाथ में ही स्टेट्स का कंट्रोल आ जाता है। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल को स्टिपुलेट किया गया है। पहला आर्टिकल 352 के अंदर नेशनल इमरजेंसी है, दूसरा प्रेसिडेंट्स रूल है जो आर्टिकल 356 के अंदर है, और तीसरा आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो पहले हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 352 में क्या है। युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण जब आपातकाल लगाया जाता है तो इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। मतलब इमरजेंसी ड्यू टू वार, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिबेलियन का अगर केस है तो जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। इसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मतलब आपातकाल की घोषणा, ऐसा शब्द संविधान में लिखा है आर्टिकल 352 में। फिर है आर्टिकल 356 जिसको राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी इमरजेंसी है जब राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो स्टेट्स में फेल हो जाए, तो जो इमरजेंसी लगाई जाती है उसे प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहते हैं। संविधान में कहीं भी आर्टिकल 356 के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगाते हैं उसके लिए इमरजेंसी वर्ड का यानी आपातकाल शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है, लेकिन ये टाइप ऑफ इमरजेंसी कहते हैं। अब तीसरा है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल। अगर भारत के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मतलब वित्तीय स्टेबिलिटी पर कोई खतरा लगता है या मान लीजिए क्रेडिट ऑफ इंडिया पे किसी तरह का खतरा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है वो अनुच्छेद 360 के तहत किया जाता है और इसको वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि जो आपातकाल हैं, इमरजेंसी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमरजेंसी के बारे में मैंने आपसे बात की। अनुच्छेद 352 के तहत जो नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने की वजह से, और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। इन आपातकाल के डिक्लेरेशन मतलब घोषणा के क्या आधार होंगे, क्या ग्राउंड्स होंगे, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नेशनल इमरजेंसी के बारे में बात करते पहले आर्टिकल 352 के तहत प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी तभी डिक्लेयर कर सकते हैं जब पूरे इंडिया या फिर इंडिया के किसी पार्ट के सिक्योरिटी पर खतरा हो, या फिर युद्ध का खतरा हो, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो, बाहरी आक्रमण हो, हमारे पर अटैक हो रहा हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह मतलब आर्म्ड रिबेलियन का केस हो, तो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट हमेशा वार, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन जब हो जाएगा तभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए उन्हें अगर इस बात की आशंका हो और वो सेटिस्फाइड हो इनपुट से, रिपोर्ट से, तो फिर वो इमरजेंसी लगाएंगे। जब भी युद्ध या बाहरी आक्रमण की वजह से इमरजेंसी लगाया जाता है तो उसको हम एक्सटर्नल इमरजेंसी कहते हैं। और अगर अपनी कंट्री के अंदर अगर आर्म्ड रिबेलियन यानी सशस्त्र विद्रोह का केस है और तब इमरजेंसी लगाई गई है तो हम उसे इंटरनल इमरजेंसी कहते हैं, आंतरिक इमरजेंसी, आंतरिक आपातकाल। पहले संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक गड़बड़ी या इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड यूज किया गया था, लेकिन 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 यानी 44वां संशोधन अधिनियम 1978 के तहत ये जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द था, इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द रिप्लेस कर दिया गया, आर्म्ड रिबेलियन वर्ड डाल दिया गया। अब ये जो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी है वो हमेशा कैबिनेट के रिकमेंडेशन, वो भी रिटन रिकमेंडेशन के रिसीव करने के बाद ही लगाई जाएगी। केवल प्रधानमंत्री मतलब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की जाएगी। एक बात और, 44वें अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत अब नेशनल इमरजेंसी को भी जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा के दायरे में लाया गया है। मिनर्वा मिल्स 1980 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा भी
कि नेशनल इमरजेंसी को भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर मालाफाइड इंटेंशन लगे डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की तरह। अब जब कभी भी आपातकाल की घोषणा की जाएगी सरकार द्वारा तो उसे संसद के दोनों हाउसेज में मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अप्रूव कराना पड़ेगा जिस दिन भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हुआ है उस दिन के 1 महीने के अंदर। पर अगर लोकसभा उस दौरान डिसॉल्व कर दी गई हो, विघटित कर दी गई हो और अगर राज्यसभा में यह पास हो गया हो, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन अप्रूव हो गया हो राज्यसभा में, तो जिस दिन लोकसभा का गठन होगा उससे 1 महीने तक ये सर्वाइव करेगी नेशनल इमरजेंसी। यानी उसके बाद अगर इसे और एक्सटेंड करना है तो इनडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अप्रूवल के बाद। हमेशा संसद के दोनों सदनों के द्वारा इसे अप्रूव कराएंगे और इमरजेंसी 6 महीनों के लिए कंटिन्यू हो जाएगी और उसके बाद और आगे इसको कंटिन्यू करना है तो हर 6 महीने पर पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। यह भी 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के तहत जोड़ा गया है। अब एक बात और, नेशनल इमरजेंसी जब कभी भी लगाना होता है तो हमेशा वो पार्लियामेंट के हाउस के स्पेशल मेजॉरिटी के तहत ही अप्रूव किया जाएगा। मतलब संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा पारित किया जाना चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल का प्रोक्लेमेशन। स्पेशल मेजॉरिटी का क्या मतलब होता है, यानी विशेष बहुमत का क्या मतलब होता है? पहला कि उस सदन के कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए और दूसरा उस सदन में उस दिन उपस्थित और वोट करने वाले जो मेंबर्स हैं उनका 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। अब अगर राष्ट्रीय आपातकाल वापस लेना हो, रिवोक करना हो इमरजेंसी, तो फिर प्रेसिडेंट कभी भी ऐसा रिवोकेशन का सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन यानी घोषणा कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी पार्लियामेंट्री अप्रूवल मतलब संसद के अप्रूवल, संसद के स्वीकृति की जरूरत नहीं होती है। पर अगर लोकसभा राष्ट्रीय आपातकाल के कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव कर देती है और ऐसे किसी रेजोल्यूशन को पास कर देती है तो राष्ट्रपति को प्रोक्लेमेशन रिवोक करना पड़ेगा और इमरजेंसी वापस लेनी पड़ेगी। साथ ही लोकसभा के जितने मेंबर्स हैं उनके टोटल मेंबर का 1/10 लोग भी अगर रिटन नोटिस लिख कर दे देते हैं स्पीकर को तो एक स्पेशल सिटिंग हाउस की बुलानी पड़ती है 14 दिनों के अंदर, ताकि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने वाला रिजोल्यूशन कंसीडर किया जा सके। अब राष्ट्रीय आपातकाल का भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर क्या असर पड़ता है उसे हम 3 ग्रुप में बांटकर देखेंगे। पहला है सेंटर स्टेट रिलेशंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, दूसरा है लोकसभा और स्टेट असेंबली यानी विधानसभा की लाइफ पर क्या असर पड़ता है और तीसरा फंडामेंटल राइट्स मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन पर क्या असर पड़ता है। तो पहले जानते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन पे क्या फर्क पड़ता है। नॉर्मल टाइम्स में राष्ट्रीय आपातकाल जब नहीं लगाया होता है तो सेंटर जब कभी भी डायरेक्शन देती है किसी स्पेसिफाइड मैटर पे ही डायरेक्शन दे सकती है राज्य सरकार को, लेकिन इमरजेंसी के सिचुएशन में किसी भी मैटर पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन इशू कर सकती है सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को, जबकि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड नहीं किया गया होता है, लेकिन फिर भी स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह कंट्रोल में आ जाते हैं सेंटर के। अब लेजिस्लेटिव पावर पे क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखते हैं। जो विधायी शक्तियां हैं उसमें राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और संसद ही राज्य का कानून बनाती है। इस तरह बनाए हुए कानून जब भी राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के बाद खुद ही इनऑपरेटिव हो जाते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान फाइनेंशियल पावर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो फाइनेंशियल रिलेशंस है उसमें राज्य का जो रेवेन्यू था पहले का, उस मामले में राष्ट्रपति या तो कम कर देंगे या फिर कैंसिल कर देंगे जो फाइनेंस का ट्रांसफर था सेंटर से स्टेट को, यानी केंद्र सरकार से राज्य सरकार को जो पैसे जाते थे वो या तो कम किए जा सकते हैं या कैंसिल किए जा सकते हैं। इस तरह का मॉडिफिकेशन इमरजेंसी के दौरान होता है, लेकिन इसके लिए राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में ऐसा ऑर्डर रखना पड़ेगा और इसको पास करना पड़ेगा, इसकी संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ऐसा किसी भी तरह का मॉडिफिकेशन उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक चलता है जिस ईयर में इमरजेंसी समाप्त होती है। अब जानते हैं कि लोकसभा और विधानसभा के लाइफ पर क्या असर पड़ता है इसका। तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का जो लाइफ है, जो टर्म है, नॉर्मल टर्म 5 साल का होता है, उसको 1-1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं कितनी बार भी, लेकिन जब कभी भी ऐसा कंटिन्यूएशन करना होगा तो संसद में इसकी स्वीकृति लेनी पड़ेगी। साथ ही जब भी इमरजेंसी समाप्त हो जाता है तो उसके 6 महीने के बाद अपने आप ऐसा कोई भी लोकसभा का जो एक्सटेंशन दिया गया था पहले वो भी समाप्त हो जाता है। साथ ही विधानसभा के बारे में बता दूं कि पार्लियामेंट
नॉर्मल टेन्योर जो है विधानसभा का जो 5 साल का है उसको भी एक एक साल के लिए किसी भी लेंथ ऑफ टाइम तक के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन जब कभी इमरजेंसी समाप्त हो गया हो तो उसके 6 महीने के बाद ऐसा कंटिन्यूएशन अपने आप सीज हो जाता है। अब जानते हैं फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है नेशनल इमरजेंसी का। तो इसमें 2 आर्टिकल हैं, तो दोनों आर्टिकल को हम लोग बारी बारी से समझेंगे। पहला है आर्टिकल 358 मतलब अनुच्छेद 358 और दूसरा है आर्टिकल 359 मतलब अनुच्छेद 359। तो आर्टिकल 358 जो है वो डील करता है आर्टिकल 19 के तहत जो कुछ भी हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, 6 मौलिक अधिकार बेसिकली दिए हैं हमें अनुच्छेद 19 के तहत, उसके सस्पेंशन के बारे में बात करता है आर्टिकल 358। और आर्टिकल 359 आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर बाकी जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके बारे में डील करता है आर्टिकल 359। तो चलिए दोनों को बारी बारी से समझते हैं। तो पहले आर्टिकल 19 के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, जो कि आर्टिकल 358 में ऐसा दिया हुआ है कि जब कभी भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो अपने आप आर्टिकल 19 के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 फंडामेंटल राइट्स, वो सस्पेंड हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं। इसके लिए किसी सेपरेट ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है। पर ध्यान रहे कि ये जो 6 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 के तहत जो हैं वो सस्पेंड तभी होते हैं जब नेशनल इमरजेंसी को युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर डिक्लेयर किया गया। अगर नेशनल इमरजेंसी आर्म्ड रिबेलियन मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर डिक्लेयर की गई हो, यानी घोषित की गई हो, तो वैसी स्थिति में ये जो आर्टिकल 19 के जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड नहीं होते। दूसरा है आपका आर्टिकल 359 मतलब अनुच्छेद 359। इसके तहत ये दिया हुआ है कि प्रेसिडेंट ऑथराइज्ड हैं कि जब वो चाहें तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए जो लोग कोर्ट जा सकते हैं, वो जो राइट है लोगों के पास, उसी को सस्पेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं हुए, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। लेकिन इसके लिए प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में क्लियरली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कौन कौन से मौलिक अधिकार का एनफोर्समेंट सस्पेंड किया गया है। पर ध्यान रहे कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, वो इस दौरान उनके एनफोर्समेंट को सस्पेंड नहीं कर सकते हैं राष्ट्रपति। ऐसा आर्टिकल 359 के तहत जो स्कोप था वो 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया। आपको तो पता ही है कि आर्टिकल 20 क्या है। आर्टिकल 20 ये कहता है कि राइट ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब किसी प्रकार के ऑफेंसेस के कन्विक्शन से खुद को बचाव के लिए जो राइट है वो आर्टिकल 20 के तहत। और आर्टिकल 21 में लिखा है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये दोनों राइट इमरजेंसी के दौरान भी एनफोर्सेबल रहते हैं। तो जानते हैं कि भारत में अब तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाए गए हैं, कब कब लगाए गए। तो 1962 में लगाया गया, 1971 में लगाया गया और 1975 में लगाया गया। तो इस प्रकार 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में की जा चुकी है। तो पहला नेशनल इमरजेंसी जो लगा वो अक्टूबर 1962 में लगा, क्योंकि नेफा पर चाइनीज अटैक हुआ था, और ये जनवरी 1968 तक चला। दूसरा प्रोक्लेमेशन दिसंबर 1971 में लगाया गया, जब पाकिस्तान ने भारत पर अटैक कर दिया था। और यह इमरजेंसी ड्यूरेशन समाप्त भी नहीं हुआ, तभी बीच में ही तीसरा प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी आंतरिक गड़बड़ी के ग्राउंड पर यानी इंटरनल डिस्टरबेंस के ग्राउंड पर इंदिरा गांधी के शासनकाल में लगाया गया, जो जून 1975 से मार्च 1977 तक चला। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन के बारे में, प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। आर्टिकल 355 मतलब अनुच्छेद 355 ये कहता है कि केंद्र सरकार की यह ड्यूटी है कि किसी भी राज्य की सरकार जो है वो संविधान के नियमों के अनुसार चले। और इसी वजह से आर्टिकल 356 मतलब अनुच्छेद 356 के तहत केंद्र सरकार के पास पावर होता है कि जब कभी भी किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उसका पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार के हाथ में, राज्य सरकार का कंट्रोल चला जाता है। और इसे ही हम प्रेसिडेंट्स रूल यानी राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसका दूसरा नाम स्टेट इमरजेंसी या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी है, यानी राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल भी इसे कहते हैं। अब आर्टिकल 356 के तहत यानी अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो प्रावधान है वो 2 आर्टिकल में दिया है। एक आर्टिकल 356 में खुद ही दिया है यानी अनुच्छेद 356 में, और दूसरा है आर्टिकल 365 में यानी अनुच्छेद 365।
आइए दोनों आर्टिकल्स को अच्छे ढंग से जानते हैं। आर्टिकल 356 को समझ लें पहले। आर्टिकल 356 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो कभी भी ऐसा कोई प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं अगर वो सेटिस्फाइड है ऐसे सिचुएशन से कि उन्हें लगता है कि राज्य में जो गवर्नमेंट है वो संविधान के नियमों के अनुसार यानी संविधान के प्रोविजंस के अनुसार नहीं चल रही। इसमें एक बात बता दूं कि ये आर्टिकल 356 के तहत लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट या तो राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर यह काम कर सकते हैं या बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति अगर चाहें तो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं किसी भी राज्य में। दूसरा है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 यानी अनुच्छेद 365 यह कहता है कि अगर राज्य केंद्र सरकार के किसी भी निर्देश का पालन करने में या उसे इफेक्ट देने में फेल हो जाती है, वो कंप्लाई नहीं करती है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाएगा कि अब राज्य सरकार द्वारा संविधान के प्रोविजंस के अनुसार शासन करना मुश्किल हो गया है और इसीलिए इस सिचुएशन में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब सवाल यह है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए लगाया जा सकता है और उसके लिए संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति की जरूरत है या नहीं। तो जब कभी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन इंपोज किया जा रहा हो तो उस वक्त संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति लेनी जरूरी है और यह स्वीकृति 2 महीनों के अंदर ली जानी चाहिए जिस दिन भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। तो अगर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति मिल गई हो तो राष्ट्रपति शासन राज्य में 6 महीनों तक के लिए कंटिन्यू रहता है और इसे 3 साल तक के लिए मैक्सिमम पीरियड तक एक्सटेंड कर सकते हैं, पर इसके लिए संसद के द्वारा 6 महीनों पर अप्रूवल जरूरी हो। पर अगर इसी दौरान लोकसभा भंग हो गई हो या लोकसभा विघटित हो गई हो तो ऐसी स्थिति में 30 दिनों तक यानी लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूशन के 30 दिनों तक राष्ट्रपति शासन इफेक्ट में रहेगा। पर अब 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के अनुसार अगर किसी राज्य में 1 साल से ज्यादा राष्ट्रपति शासन लागू करना हो तो 6 मंथ्स का एक्सटेंशन हर बार तभी मिलेगा जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड। पहला, नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन उस वक्त ऑपरेशन में हो और दूसरा, इलेक्शन कमीशन को यह सर्टिफाई करना पड़ेगा कि उस राज्य की विधानसभा का इलेक्शन नहीं कराया जा सकता क्योंकि वहां कुछ डिफिकल्टीज। अब राज्य में राष्ट्रपति शासन को वापस लेने के लिए किसी प्रकार के संसद की स्वीकृति अनिवार्य नहीं होती है। राष्ट्रपति कभी भी ऐसा कोई घोषणा यानी प्रोक्लेमेशन करके प्रेसिडेंट रूल को रिवोक कर सकते हैं। अब इस दौरान प्रेसिडेंट रूल का राज्य पे क्या असर पड़ता है वो जानते हैं। राज्य सरकार के सारे फंक्शंस और पावर्स गवर्नर के हाथ में चले जा सकते हैं या अगर वो चाहें तो स्टेट लेजिस्लेचर के जितने भी पावर्स हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा एक्सरसाइज होंगे, ऐसा प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। और तीसरा है, उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को सस्पेंड करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स भी प्रेसिडेंट उठा सकते हैं। तो इस दौरान राष्ट्रपति शासन जब लागू रहता है किसी राज्य में तो प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी राज्य का जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब राज्य का जो मंत्री परिषद है जिसके चीफ मिनिस्टर होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इसको डिसमिस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और उनके बिहाफ पर उस राज्य के राज्यपाल वहां उस राज्य का प्रशासन देखते हैं जिसमें उनकी मदद चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव करते हैं या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटेड एडवाइजर्स करते हैं उनकी मदद। इसीलिए तो आर्टिकल 356 को प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन कहा। राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रेसिडेंट या तो सस्पेंड कर सकते हैं या पूरी तरह डिजॉल्व कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य की विधानसभा। अब जब विधानसभा सस्पेंडेड या डिजॉल्व होती है तो पार्लियामेंट पावर डेलीगेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को या प्रेसिडेंट के द्वारा कोई भी जो अथॉरिटी है उसको ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं कि उस राज्य से संबंधित लॉ बनाए जाएं और पार्लियामेंट इन केस ऑफ डेलीगेशन या फिर प्रेसिडेंट उस दौरान ऑर्डिनेंसेस भी इशू कर सकते हैं। पहली बार प्रेसिडेंट रूल भारत में पंजाब में 1951 में लगा था और एसआर बोम्मई के केस 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कुछ प्रोपोजिशंस भी जारी किए हैं जो इस प्रकार है। प्रेसिडेंट रूल जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। दूसरा, प्रेसिडेंट का ये जो सेटिस्फैक्शन है ये किसी रेलिवेंट मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए कि हाँ उस राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। यह ग्राउंड मालाफाइड नहीं होना चाहिए
और इरेलीवेंट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी किस आधार पर लगाई जा सकती है उसको देख। आर्टिकल 360 मतलब अनुच्छेद 360 ये कहता है कि प्रेसिडेंट एम्पावर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने के लिए अगर वो सर्टिस्फाइड है कि ऐसा सिचुएशन आ चुका है जिसमें भारत के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है या भारत के किसी पार्ट ऑफ टेरिटरी के क्रेडिट या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को खतरा है। अब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 महीनों के अंदर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति आवश्यक है और एक बार संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अगर मिल गई हो तो वित्तीय आपातकाल की अवधि इंडेफिनिटली कंटिन्यू रहती है। मतलब ये पीरियड इंडेफिनिटली कंटिन्यू रहता है। इसमें कोई भी मैक्सिमम पीरियड डिफाइन नहीं किया गया है कि कब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू रहेगी। और दूसरा, बार बार पार्लियामेंट्री अप्रूवल जैसा कि बाकी केसेस में 6-6 महीने पर होता है, यहाँ पर किसी प्रकार के ऐसे 6 महीने के पार्लियामेंट्री अप्रूवल यानी संसद की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार अगर संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृति मिल जाती है इसे सिंपल मेजॉरिटी के द्वारा, तो वित्तीय आपातकाल कंटिन्यू रहता है और जब कभी भी इसे वापस लेना हो तो राष्ट्रपति एक घोषणा के द्वारा इसे वापस ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल इमरजेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है? तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान यानी वित्तीय आपातकाल के दौरान सेंटर की जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो किसी भी राज्य में किसी भी क्लास के एम्प्लॉइज की सैलरी अलाउंस घटा सकती है या मनी बिल्स के बारे में या फाइनेंशियल बिल्स के बारे में रिजर्वेशंस रख सकती है, प्लस सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी ऑफिसर्स की सैलरी या अलाउंसेस भी घटा सकती है। तो इस तरह फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के फाइनेंशियल मैटर्स को टेक ओवर कर लेती है, कंट्रोल में ले लेती है। अब तक भारत में कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाया गया है। तो ये था नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल का सेशन। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। थैंक यू। जय हिंद।